नमस्कार दोस्तों, मैं सेडूराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के अंतर्गत जिन प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है वे सभी तत्व निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्व मौजूद हैं वे सब परिवर्तनशील हैं, किंतु परिवर्तन समय, गति एवं मात्रा की दृष्टि से भिन्न हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो भी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्व हैं उनमें जो बदलाव हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन समय, उसकी गति एवं मात्रा की दृष्टि से उनमें भिन्न भिन्न हो सकता है। यह परिवर्तन वातावरण के किसी एकल तत्व से नहीं बल्कि अनेक तत्वों के संयुक्त प्रभाव से होता है। ये बात भी हमें समझ लेना चाहिए कि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों में जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो किसी एक तत्व के प्रभाव से नहीं बल्कि सभी तत्व मिलकर के संयुक्त रूप से उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि सभी तत्व एकाकी नहीं है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, एक दूसरे पर उनकी निर्भरता है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व न केवल परिवर्तनशील हैं अपितु ये तत्व एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी रखते हैं। इनके घनिष्ठ संबंधों की वजह से ही पार्थिव एकता स्थापित होती है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर एक रूपता स्थापित होती है। स्वयं मनुष्य जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वह भी चंचल है और क्रियाशील भी है, जिसकी वजह से वह अपने आसपास के पर्यावरण से स्वयं प्रभावित भी होता है, साथ ही अपनी क्षमता, कुशलता तथा बुद्धिमत्ता के अनुसार उस पर्यावरण में बदलाव लाता है, या यूं कहें कि समायोजन एवं अनुकूलन करता है। इस प्रकार वे सभी तत्व, चाहे वे प्राकृतिक वातावरण के हो या सांस्कृतिक वातावरण के हो, जिनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, उन सभी तत्वों की उत्पत्ति, उनके आपसी संबंध तथा मानव की वातावरण के साथ अंतःक्रिया के आधार पर मानव भूगोल के अध्ययन को अधिक सार्थक बनाने के लिए, अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए 3 मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। वे 3 मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं आप देखते हैं। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल। तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन पर दिख रहे ये 3 सिद्धांत
मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत हैं जो मानव भूगोल के अध्ययन को अधिक सार्थक तथा अर्थपूर्ण बनाते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पहला सिद्धांत क्रियाशीलता अथवा परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत क्या है? उक्त सिद्धांत से हमें बोध होता है, यानी इस सिद्धांत से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये सीखने को मिलता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सत्य भी है कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पर्यावरण के सभी तत्व, चाहे वे जड़ हो या चेतन हो, या यूं कहें कि चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, प्राकृतिक हो या मानवीय, सभी परिवर्तनशील हैं। हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। संसार की हर वस्तु प्रतिपल किसी न किसी रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है, अर्थात परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। इस बात को भी हम भली भांति समझ सकते हैं कि संसार की हर कोई वस्तु, जैसा ऊपर बताया गया है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण का तत्व हो या मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का तत्व हो, वे सभी तत्व या वे सभी वस्तुएं या वे सभी जीव प्रतिपल किसी न किसी रूप में परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और ये परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। क्रियाशीलता के सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांसीसी मानव भूगोलवेता जीन ब्रून्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है या घट रही है, फैल रही है या सिकुड़ रही है तथा कोई भी वस्तु स्थिर व स्थायी नहीं है। यह बात सनातन सत्य है। हम हमारे आसपास के पर्यावरण में मौजूद या हमारे चारों ओर मौजूद सभी वस्तुएं या तो वो बढ़ रही हैं या वो घट रही हैं, या फिर वो फैल रही हैं या फिर सिकुड़ रही हैं। कहने का मतलब कोई भी वस्तु ना तो वो स्थिर है, उनमें किसी न किसी रूप में प्रतिपल प्रतिक्षण बदलाव हो रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति में मौजूद हर कोई जीव या हर कोई वस्तु, उसके विकास की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं, या यूं कहें कि उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। प्रत्येक जीव व वस्तु उस जीवन चक्र की क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरती है और अंत में जीवन चक्र को पूर्ण कर लेने के पश्चात वह समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम बाजरे के खेत का उसके फसल काल के दौरान सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि बीज बोने, उसके अंकुरित होने, पौधे के निरंतर बढ़ते रहने, पुष्प गुच्छ के निकलने, फलने फूलने, पककर बीज बनने तथा फसल के तैयार होने तक प्रतिपल उसमें बदलाव आता है। यानी हम सूक्ष्म स्तर पर देखें, उसका सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो हमें उस बाजरे के खेत में प्रत्येक पौधा उसके बीज के अंकुरित होने से लेकर उसके बढ़ने तक, पुष्पगुच्छ लगने तक, फलने फूलने और पकने तक उसमें प्रतिपल प्रतिक्षण बदलाव हमें नजर आएगा।
अब हम जानेंगे भूतल तथा उसके वायुमंडल में जो प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, उस बदलाव के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी के भूतल तथा उसके वायुमंडल में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारक ये वो 5 कारक हैं, ये वो 5 शक्तियां हैं जो प्रतिपल बदलाव लाती रहती हैं। पहला सौर ऊर्जा या सौर शक्ति, दूसरा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, तीसरा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, चौथा जैविक शक्तियां और पांचवा मानव शक्ति। आइए अब इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि किस तरीके से ये शक्तियां पृथ्वी और उसके वायुमंडल में मौजूद तत्वों में परिवर्तन लाती हैं या उनमें बदलाव करती हैं। सर्वप्रथम हम सौर ऊर्जा या सौर शक्ति के बारे में जानेंगे। ये किस तरीके से भूतल तथा उसके वायुमंडल में परिवर्तन लाती है। सौर्य शक्ति पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल में होने वाले समस्त परिवर्तनों को नियंत्रित करती है। पृथ्वी और उसके वायुमंडल की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ये हम भली भांति जानते हैं कि हमारी पृथ्वी और उसके वायुमंडल को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका प्रधान स्रोत सूर्य है। परंतु पृथ्वी की गोलीय आकृति तथा उसकी घूर्णन तथा वार्षिक गतियों के कारण तथा उसके अक्ष पर अपनी कीली पर झुकाव के कारण इस भूतल पर, इस पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप के वितरण में असमानता उत्पन्न हो जाती है। यानी पृथ्वी की गोलीय आकार, उसकी घूर्णन तथा वार्षिक गति और उसके अक्ष पे झुकाव के कारण इस भूतल पर या यूं कहें इस धरातल पर सभी जगह सूर्य ताप की मात्रा समान रूप से प्राप्त नहीं होती। जब सभी जगह सूर्य ताप की मात्रा समान रूप से प्राप्त नहीं होती तो भूतल पर तापमान के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। जब तापमान में असमानता उत्पन्न होगी तो निश्चित ही वायुदाब में भी भिन्नता उत्पन्न होगी, क्योंकि तापमान और वायुदाब में उलट संबंध होते हैं। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। इस तरह वायुदाब में भिन्नता के कारण विभिन्न वायुमंडलीय दशाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे वर्षा, ओला, कोहरा, बादल, चक्रवात आदि। यानी ये सभी मौसमी घटनाएं वायुदाब में परिवर्तन का परिणाम है। और हम ये भी भली भांति जानते हैं कि ये संपूर्ण वायुमंडलीय दशाएं जैव जगत को प्रभावित करती हैं। संपूर्ण जैव जगत इनसे प्रभावित होता है। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के बारे में जानेंगे, जो किस तरीके से भूतल तथा उसके वायुमंडल में बदलाव लाती है, परिवर्तन करती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ बल मौजूद हैं, या यूं कहें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ शक्तियां उत्पन्न होती हैं। उन शक्तियों को परिवर्तनकारी शक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये शक्तियां, ये बल धरातल पर तरह तरह के परिवर्तन लाती रहती हैं। जैसे धरातल का कहीं पर ऊपर उठ जाना या कहीं पर धरातल का नीचे चला जाना या दशक जाना।
इसी तरीके से कहीं पर धरातल पर दरारें पड़ जाना, भ्रंश गांठियां उत्पन्न हो जाना, या कहीं पर दो स्थल खंडों के नजदीक आ जाना। इस तरीके से ये आंतरिक शक्तियां कई तरीके से भूतल पर बदलाव लाती हैं, परिवर्तन करती हैं। ये परिवर्तन समय अवधि के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक आकस्मिक परिवर्तन यानी अचानक होने वाले परिवर्तन, आप समझ सकते हैं, ज्वालामुखी, तथा दूसरा भूकंप क्रियाएं, यानी क्षण भर में ही हमें महसूस भी नहीं होगा, या यूं कहें कि ये वो परिवर्तन है जो कुछ क्षण में ही घटित हो जाते हैं। दूसरे परिवर्तन है दीर्घकालीन परिवर्तन। ये परिवर्तन मंद गति से कार्य करते हैं, या यूं कहें कि दीर्घकालीन परिवर्तन में आंतरिक शक्तियां मंद गति से कार्य करती हैं, और इनसे जैसे पर्वतों का निर्माण होना या महाद्वीपीय भागों का उठाव तथा उनका नीचे दशकना, ये सब दीर्घकालीन परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ये लंबे समय में जाकर के ये परिवर्तन पूर्ण होते हैं। इन परिवर्तनों को हम हमारे एक जीवन काल में, या यूं कहें कि हमारा संपूर्ण जीवन अवधि में, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम अनुभव नहीं कर सकते। तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी के केंद्रीय भाग में मौजूद लोहे एवं निकेल जैसे भारी तत्वों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। इस शक्ति के प्रभाव की वजह से पृथ्वी के धरातल तथा उसके वायुमंडल में उपस्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के धरातल की ओर, या यूं कहें पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंचती हैं। इसी शक्ति के प्रभाव की वजह से जल हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। इतना ही नहीं, इसी शक्ति की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं, यदि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं होती तो पृथ्वी का वायुमंडल भी नहीं होता, और वायुमंडल नहीं होता तो जीवन भी संभव नहीं होता। इस प्रकार यह शक्ति न केवल पृथ्वी तथा उसके भूतल पर संतुलन स्थापित करती है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में यह संतुलन का कार्य करती है। चौथी महत्वपूर्ण शक्ति है जैविक शक्ति। जैविक शक्तियों के अंतर्गत वनस्पति तथा जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। ये वो जैविक शक्तियां हैं जो अपनी तरह तरह की क्रियाओं के द्वारा भूतल पर बदलाव लाती रहती हैं। उदाहरण के लिए, इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर मौजूद तरह तरह के जीव जंतु, चाहे वो बिल बनाकर रहने वाले हों, चाहे वो जमीन को खोदकर रहने वाले हों, या फिर वो घरौंदे बनाकर रहने वाले हों, वे सभी जीव जंतु बिल बनाकर, जमीन को खोदकर, घरौंदे बनाकर, या तरह तरह की क्रियाएं करके प्रतिपल इस भूतल पर बदलाव करते रहते हैं। अंतिम शक्ति है मानव शक्ति। हमें पता है कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, और उसमें बुद्धि भी है, विवेक भी है, कौशल तथा क्षमता भी उसमें उपस्थित है। इस तरह मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, कौशल, क्षमता के द्वारा भूतल पर तरह तरह के परिवर्तन लाता रहता है।
हम इन चीजों को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मनुष्य कहीं पर जंगलों को काटकर उनको खेतों में बदल रहा है, कहीं पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई अड्डे इनका निर्माण कर रहा है, कहीं पर भूगर्भ में छिपे बहुमूल्य खनिजों को निकाल रहा है। अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण वह नए नए अधिवास विकसित कर रहा है, उन अधिवासों में निरंतर फैलाव हो रहा है। इस तरीके से मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, क्षमता, तकनीकी आदि के प्रभाव से इस भूतल पर, इस भूमि का तरह तरह से उपयोग कर रहा है, उस भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला रहा है। या यूं कहें कि मनुष्य अपनी क्षमताओं के द्वारा इस प्राकृतिक भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य में बदलता जा रहा है। अब चंद उदाहरणों के द्वारा हम इस परिवर्तन तथा क्रियाशीलता की सार्वभौमिकता को समझेंगे कि किस तरीके से संसार में परिवर्तन या तत्वों में क्रियाशीलता उपस्थित है। पहला उदाहरण, पृथ्वी की सतह में कहीं पर जैसे ही विवर्तनिक शक्तियों द्वारा धरातल ऊपर उठता है तो उस पर अपरदनकारी शक्तियां भी सक्रिय होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप ऊंचा उठा स्थलखंड अपर्दित होकर समतल प्राय मैदान बन जाता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के धरातल पर कहीं भी किसी भी हिस्से में यदि आंतरिक शक्तियों की वजह से, विवर्तनिक शक्तियों की वजह से कहीं से स्थलखंड ऊपर उठता है तो उस उठने के साथ ही उस पर बाह्य वातावरण की अपरदनकारी शक्तियां भी सक्रिय होने लगती हैं, काम करने लगती हैं। आंतरिक शक्तियां उसको निरंतर उठाने या नीचा करने का कार्य करती हैं, या यूं कहें कि आंतरिक शक्तियां उस धरातल में निरंतर परिवर्तन लाती रहती हैं, जबकि बाह्य शक्तियां उस बदलाव को समाप्त करने में लगी रहती हैं। दोनों में प्रतिस्पर्धा लगातार बनी रहती है। इस तरीके से आंतरिक शक्तियां स्थलखंड को जैसे ऊंचा करेंगी तो बाह्य शक्तियां उस ऊंचे उठे स्थलखंड को अपरदित कर समतल प्राय मैदान में बदलने का प्रयास करती रहती है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, किसी क्षेत्र प्रदेश की जलवायु तथा उसके तत्वों, पर्वत चोटियों की ऊंचाइयों, सागर तल, हिम आवरण का आकार, ऊंचाई, नदियों में जल की गहराई, मात्रा एवं आयतन में विस्तार, इनमें भी हम परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये प्रमुख उदाहरण हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर परिवर्तन होता रहता है। या यूं कहें कि इस पृथ्वी के सभी भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों में प्रतिपल कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। एक अन्य उदाहरण, स्वयं मनुष्य की बात करें तो उसके भी संपूर्ण जीवन में तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। या यूं कहें कि वो भी अपने जीवन काल में
कई बदलावों से होकर गुजरता है। जैसे एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद वह विकास की क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है। एक नन्हे शिशु के पश्चात उसका एक बाल्यावस्था होती है, एक बाल्यकाल होता है। उसके बाद वह वृद्धि और विकास करता हुआ युवावस्था में प्रवेश करता है। युवावस्था के पश्चात वो प्रौढ़ावस्था, अंत में वृद्धावस्था को पार करके अपने जीवन चक्र को पूर्ण करता है। और हम मनुष्य होने के नाते इन चीजों को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हम जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ अलग तरीके का बदलाव महसूस करते हैं या बदलाव होते हुए देखते हैं। इस प्रकार इस टॉपिक के अध्ययन के करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस संसार में मौजूद सभी भौतिक तथा मानवीय तत्व परिवर्तनशील हैं, यानी उनमें प्रतिपल बदलाव हो रहा है। चाहे वह बदलाव समय, मात्रा आदि की दृष्टि से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर से उनमें बदलाव हो रहा है। और हमने ये भी जाना कि प्रत्येक जीव और वस्तु का अपना जीवन चक्र होता है। वह अपने संपूर्ण जीवन काल में विकास की क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है, और जैसे ही क्रमिक अवस्थाओं को पार करता है, या यूं कहें कि अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, तो अंततः वह समाप्त हो जाता है। आज हमने मानव भूगोल के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक परिवर्तन या क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में जाना। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में मानव भूगोल के सिद्धांतों से संबंधित एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मानव भूगोल के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर इस प्रकार की परिवर्तन या क्रियाशीलता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या फिर आने वाले सिद्धांतों में पार्थिव एकता या फिर वातावरण समायोजन के सिद्धांतों के बारे में भी बदल बदल कर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। धन्यवाद।